तो आज मैं डिस्कस करूंगा वी कर्व ऑफ अल्टरनेटर। तो सबसे पहले मैं लिख दूं कि वी कर्व होता क्या है ना। तो ग्राफ ऑफ आर्मेचर करंट IA वर्सेस फील्ड करंट है ना फॉर कांस्टेंट पावर। ठीक है, मतलब ये आपका फील्ड करंट है और ये आपका आर्मेचर करंट है। तो फॉर कांस्टेंट पावर के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसको बोलेंगे हम वी कर्व। क्योंकि इसका जो शेप होता है वो वी लेटर के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम वी कर्व है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम मान लें कि जो आपका जो मोटर है, सॉरी जनरेटर अल्टरनेटर, वो क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर का है। लेट अल्टरनेटर इज सिलेंड्रिकल रोटर टाइप है ना, रोटर टाइप। ओके, इन विच वी नेग्लेक्ट आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो सर्किट डायग्राम होता है वो पर फेज सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये आपका नो लोड वोल्टेज है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये आपका लोड या बस बार वोल्टेज है ना, जिसको हम बी से लिखते हैं। और ये करंट क्या है, आर्मेचर करंट। तो चूंकि आपने क्या किया, आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको डायरेक्ट इससे जोड़ देता हूँ। ओके, तो मैंने इसमें जो इलेक्ट्रिकल पर फेज इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, क्या होता है, पर फेज इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू BIA cos phi। और हमने डिराइव किया था आउटपुट पावर है ना, P आउटपुट पावर BE नॉट बाय XS साइन डेल्टा। सिंस चूंकि क्या है, सिंस क्या है, RA को मैंने क्या किया है, नेग्लेक्ट मान लिया है ना। तो जो P आउट क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE नॉट बाई XS साइन डेल्टा इज इक्वल टू BIA cos phi। तो चूंकि अब मैंने हमें करना क्या है कि जो ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो कांस्टेंट पावर के लिए ड्रॉ करना है। तो अगर पावर कांस्टेंट, सिंस पावर इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो BE नॉट बाई XS साइन डेल्टा क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, नाउ चूंकि क्या है, V XS ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना। तो जो E0 साइन डेल्टा क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, क्लियर। सिमिलरली BIA cos phi क्या होगा, कांस्टेंट। तो चूंकि V कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, तो ये जो प्रोडक्ट है IA cos phi ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमें ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं ना। तो इसी दोनों का यूज करके हमें करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है फील्ड करंट, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट का। क्लियर। तो हम जानते हैं क्या है, जो E0 क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, फील्ड करंट पे। अगर फील्ड करंट घटेगा तो E0 क्या होगा, वो भी घटेगा है ना। तो चूंकि E0 साइन डेल्टा क्या है, वो कांस्टेंट रखना है हमें, और इसमें हम जान रहे हैं कि E0 घट रहा है, घटेगा, तो साइन डेल्टा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब डेल्टा विल इंक्रीजेज। तो अगर फील्ड करंट को घटाते हैं
तो नो लोड वोल्टेज घटेगा, नो लोड वोल्टेज घटेगा तो लोड एंगल, जिसको पावर एंगल क्या होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा वो। ओके, क्लियर। अगेन, क्योंकि आई ए कॉस फाई कॉन्स्टेंट है ना, तो अगर आई ए को हम घटाते हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, वो इम्प्रूव करेगा। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब फाई विल क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो फाई क्या है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, है ना। तो चलिए उसको सबसे पहले मैं सर्किट इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दूं। तो दो चीज को याद रखना है हमेशा आपको। ये सर्किट को मैं रहने देता हूं और दो इक्वेशन उसको मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या क्या था, E0 साइन डेल्टा, इसको कांस्टेंट रखा, और आई ए कॉस फाई, इसको भी क्या करना है, हमें कांस्टेंट रखना है। क्लियर नाउ, तो सबसे पहले ये हमें पता करना है कि E0 साइन डेल्टा कैसे ड्रॉ करेंगे और आई कॉस फाई कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, पर फेजर डायग्राम, है ना। तो बी को मैंने क्या किया, रिफरेंस मान लिया और मान लिया कि लैगिंग लोड है। फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग लोड, है ना। मतलब आपका ये जो लोड है वो इंडक्टिव नेचर का है। तो क्या करते हैं हम, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V हो गया, सॉरी बस बार वोल्टेज या लोड वोल्टेज क्या हो गया V। चूंकि लैगिंग है तो ये क्या होगा, आर्मेचर करंट क्या हो गया, इसमें लैग करेगा कितना एंगल से, फाई एंगल से। ये O है, ये मान लो ये पॉइंट आपका A है। अब इसमें क्या करें, ये ड्रॉप को ऐड करते हैं और जो दोनों को जोड़े मिलेगा वो क्या होगा, E0। तो चूंकि आर्मेचर करंट क्या है, यहाँ पे आर्मेचर करंट का जो डायरेक्शन वो इसी तरह है, तो ये आर्मेचर करंट का डायरेक्शन है। तो इसमें जो वोल्टेज, चूंकि इंडक्टर है, इसका जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, अगर आप आई को रेफरेंस मानते हैं तो, है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया इसका, ये आई ए एक्सेस, और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, है ना। इसका नाम मैंने ना ए, इसका नाम मैंने बी लिख दिया, ओ ए बी। और इस दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या होगा आपका नाम E0, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, ये डेल्टा। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया इस सर्किट का। अब इसे हमें करना है क्या, हमें आई ए कॉस फाई को ड्रॉ करना है। क्लियर। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। तो जरा ये बताओ, ये जो यहां से लेके ये जो टिप्स है ना इसका, इस पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, दो पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मान लो ये ओ ए बी है, ये सपोज करो ये सी पॉइंट है ना। तो इस ट्रायंगल में जो है, कौन से ट्रायंगल में, ये ओ सी और ये डी, मान लो ये डी है, ये आपका आर्मेचर करंट और ये फाई। तो ओ सी क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू ओ सी बाई आई ए। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई ए कॉस फाई। तो जो ओ सी का लेंथ होगा, है ना, ये जो लेंथ होगा इस क्या होगा, ये कितना होगा, ये आई ए कॉस फाई। तो ये जो लेंथ हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए हर एक जगह पे। क्लियर। अब इसमें आ जाओ, इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया। क्लियर। इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम मैंने लिख दिया ई लिख दिया, है ना। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ई बी, ओ ई बी क्या है ये,
ओ बी और ये ए, ये एंगल कितना है, ये डेल्टा, और ये लेंथ क्या है, ये E0, ये जो लेंथ है वो E0 है। इसमें आप बताओ BE कितना होगा, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू BE बाय OB। तो जो BE है वो क्या हो गया, BE OB क्या है आपका, ये E0 है, तो क्या होगा E0 साइन डेल्टा। तो ये जो लेंथ है आपका, है ना, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ कितना हो जाएगा, ये E0 साइन डेल्टा। तो ये जो लेंथ आपका जो वर्टिकल लेंथ है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये दो पैरेलल लाइन जो देख रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस IA cos phi, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये E0 साइन डेल्टा, है ना। ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, किसके लिए, कांस्टेंट पावर के लिए। क्लियर। तो चलिए अब हम करते क्या है, क्योंकि हमें करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट, है ना। तो जब फील्ड करंट को हम चेंज करेंगे, जब फील्ड करंट को आप चेंज करेंगे, है ना, मान लो घटा देते हो, तो E0 क्या होगा, वो घट जाएगा, है ना। क्लियर। तो इससे हम क्या करेंगे, फील्ड करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जो दूसरा इक्वेशन है इससे हम आर्मेचर करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कैसे इसको ड्रॉ करें। ओके, तो फिर से मैं मिटा देता हूँ, फिर से हम इसको, बस ये याद रखना कि IA cos phi ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये जो वर्टिकल लेंथ है E0 साइन डेल्टा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। ठीक है, तो मैं 3 रीडिंग लूँगा, है ना, फील्ड करंट का 3 रीडिंग लेंगे हम। तो मान लो ये आपका V है, ये आर्मेचर करंट IA1, ये phi1, और चूंकि ये क्या है IA1 है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा IA1XS, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये क्या हो गया, ये भी phi1, ठीक है। तो चूंकि ये phi1 है तो ये भी क्या हो गया phi1, और इसको जो मिलाएंगे हम, ये क्या कहलाएगा आपका, ये E01, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एट फील्ड करंट IF1 पे क्या निकालेंगे, ये E01, एंगल क्या हो जाएगा डेल्टा1, फेज एंगल क्या हो गया phi1, और आर्मेचर करंट IA1। क्लियर। अब जरा बताओ अब ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट के लिए फेजर डायग्राम है ना। यहाँ पे मैं इस तरह वर्टिकल लाइन से इसको ड्रॉ कर दूं। ओके, और ये तो ये जो लेंथ है ना। अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, फील्ड करंट को घटा के क्या किया, IF2 कर दिया, तो जो E01 होगा वो घट के क्या हो जाएगा, वो E02, और E02 घटेगा तो फिर ये जो आपका डेल्टा2 वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो मान लो आपने क्या किया, अभी ये E01 का लेंथ इतना है, इसको आपने घटा दिया तो लेंथ क्या हो गया अब इसका, मान लो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। ओके, ये आपका लेंथ E02। तो अब क्या देखो, अच्छा ये क्या था आपका, ये डेल्टा1 है।
तो अब क्या देख रहे हो, फील्ड करंट घटाने से E02 मतलब नो लोड वोल्टेज घट गया और डेल्टा 2 क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, अब जरा बताओ ये जो आपका भी तो कांस्टेंट है, तो ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप, ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जैसे IA1 एक्सेस है तो ये क्या हो जाएगा IA2 XS। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब हम इसकी ये पहले ये 90 डिग्री था, है ना, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया IA2 और ये जो ये एंगल φ1 था, अब ये एंगल हट के क्या हो गया ये φ2। तो φ2 क्या हो गया, φ2 क्या हो गया, छोटा है किससे, φ1 से। तो मैंने इसको यहाँ पे दिखाया, ये क्या हो गया φ2 और ये IA2। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि फेज एंगल क्या हो गया, घट गया और आर्मेचर करंट भी घट गया। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो E02 क्या है, लेस देन है E01 से, पहला चीज। दूसरा डेल्टा 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन डेल्टा 1। तीसरा कि जो φ2 है लेस देन क्या है φ1 से। और चौथा क्या हो गया, आर्मेचर करंट क्या हो गया IA2 घट गया किससे, IA1। नहीं, तो अब क्या देख रहे हो, लैगिंग से ये यूनिटी की तरफ भाग रहा है। तो मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब मान लो कि फील्ड करंट को मैंने और घटा दिया, इस तरह घटाया कि ये जो करंट है ना, आर्मेचर करंट, वो ये वोल्टेज एक्सिस पे आ जाए, तब क्या करेंगे हम। तो मैं करता क्या हूँ, ये जो डेल्टा 1 वाला था उसको मैं मिटा देता हूँ, पहले वाला जो था उसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, IA2 ये इसको मैंने ओके ना, है ना। तो अब ये, अब मैं करता क्या हूँ कि फील्ड करंट को मैं और घटा देता हूँ। अब ये इस एक्सिस पे है, तो फील्ड करंट को मैंने घटा के मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका E03 है। फिर फील्ड करंट को आपने क्या किया, घटा दिया, जिससे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये घट के क्या हो जाएगा, वो E03 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप होगा, ये चूंकि बी कांस्टेंट है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, है ना, मान लो ये क्या है, ये है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा IA3XS। ठीक है, तो इस पे जो चूंकि वोल्टेज क्या है, ये है आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस का वोल्टेज। तो करंट क्या हो गया है, 90 डिग्री लैग करेगा। तो अब जो करंट आएगा ठीक इस पे इस तरह आ गया ना, इसका नाम मैंने लिख दिया IA3 और ये जो एंगल हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। नहीं, तो जो करंट IA3 क्या हो गया, इस एक्सिस पे आ गया, ये जो आपका आ गया IA3। तो यहाँ पे जो φ3 है ना, सेकंड केस के लिए E03 लेस देन E02, डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 3 ये हो गया ना, ठीक है। और ये जो φ2 है, पहले φ2 क्या था, कुछ एंगल था, अब घट के 0 आ गया, तो मतलब जो φ3 है वो लेस देन φ2। और यहाँ पे φ3 क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और ये जो आर्मेचर करंट है IA3 क्या हो गया, लेस देन IA2। और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ना, IA3 क्या हो जाएगा, IA मिनिमम, है ना। क्लियर। तो ये पावर फैक्टर क्या हो गया, चूंकि फेज एंगल 0 आ गया, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, ये यूनिटी आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे अपने फील्ड करंट को घटाया एक ऐसा पॉइंट पे जहां पे करंट क्या हो गया, फेज में आ गया वोल्टेज का। तो करंट क्या हो गया, जब फील्ड करंट घटा रहे हो तो आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, वो घट रहा है। और एट पावर फैक्टर 0 पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे करंट क्या हो गया, मिनिमम हो गया। क्लियर। अब
तीसरा पॉइंट लेते हैं, चौथा पॉइंट है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो D2 वाला था उसको मैं हटा देता हूँ। क्लियर। आपने क्या सीखा कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये आपका फील्ड करंट है और ये आपका आर्मेचर करंट है ना। तो जैसे फील्ड करंट घटा रहे थे तो आर्मेचर करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, ये घट रहा है ना। IA1 सबसे बड़ा है, IA1 IA2 से बड़ा है और IA2 IA3 से बड़ा है, मतलब सबसे कम क्या हो गया, IA3 एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो ये क्या हो गया, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। ओके, ये जो करंट होगा IA मिनिमम होगा एट यूनिटी पावर फैक्टर UPF, है ना। तो अब फील्ड करंट को घटा रहे हो तो आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, ये घट रहा है। क्लियर। अब एक और केस लेते हैं जहां पे क्या हो जाए, वोल्टेज क्या हो जाए, लीड कर जाए, है ना। सॉरी, करंट क्या हो जाए, लीड कर जाए वोल्टेज से। तो इस पॉइंट को मैंने हटा देता हूँ, जो D2 वाला था इसको मैंने हटा दिया। ठीक है ना। ये क्या था, IA3XS, इसको मैंने हटा दिया। क्लियर। अब मैंने फील्ड करंट को और घटा दिया, है ना। तो सपोज करो फील्ड करंट को मैंने घटा के, ये लेंथ यहाँ था ना, अब इसी पे उसका जो आपका जो वोल्टेज उसका जो टिप होगा वो हमेशा इसी एक्सिस पे होगा। तो आपने क्या किया, ये आपका E04 हो गया। ठीक है। तो अब ये चूंकि भी एक कांस्टेंट है तो ये जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा आपका IA4XS, है ना। क्लियर। तो चूंकि ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का है, तो इसमें जो करंट होगा वो लैग करेगा कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, है ना। ये IA4 ये कितना डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 5/4। क्लियर। तो अब बताओ डेल्टा, ये क्या हो गया आपका Δ4, डेल्टा इंक्रीज करेगा, और ये जो 530 था अब क्या हो गया, कितना एंगल बना रहा है ये सब वोल्टेज से, 5/4, है ना। तो ये आपका मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो जाएगा IA4, और ये जो एंगल हो गया वो हो गया 5/4। तो अब क्या सीख रहे हो, सीखा आपने कि E04 जो है ना, E04 लेस देन क्या है, E03 से, Δ4 क्या है, ग्रेटर है Δ3 से। ठीक है। और ये जो 5/4 है ना, 5/4 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 5/3 जो कितना था, 0 डिग्री। और आर्मेचर करंट क्या हो गया, मिनिमम से अब क्या हो गया मैक्सिमम, मतलब क्या आर्मेचर करंट क्या हो गया, बढ़ गया ना। मतलब IA4 क्या हो गया, बढ़ गया किससे, I3 से, जो कि मिनिमम था। तो अब क्या देख रहे हो कि वोल्टेज अब क्या कर रहा है, ये वोल्टेज, ये जो आपका आर्मेचर करंट क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर ना। लेकिन फील्ड करंट को आपने क्या किया, घटा दिया है। तो एट यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये आर्मेचर करंट क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये अब क्या हो गया, ये वोल्टेज चूंकि क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीडिंग हो जाएगा और ये लैगिंग हो जाएगा, है ना। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। है ना। फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट जहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी, है ना, UPF, और यहाँ पे जो करंट है आर्मेचर करंट क्या है, मिनिमम, है ना, IA मिनिमम।
क्लियर, ये हो जाएगा लैगिंग टू यूनिटी पावर फैक्टर। फील्ड करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब इसमें फील्ड करंट क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, वो घट रहा है। क्लियर, इसके बाद क्या हो जाएगा, और ये लैगिंग पावर फैक्टर टू यूनिटी पावर फैक्टर। इसके बाद फिर क्या हो गया, आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आईएफ तो क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा, लीडिंग, है ना। ये जो ग्राफ आया आपको, इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, वी कर्व। क्लियर, तो अब जरा सोचो, इसको मैं किसी पावर P1 के लिए मान लिया, है ना। अगर हमें मान लो कि 2-3 पावर के लिए ड्रॉ करना होता तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। हम जानते क्या हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, BI A cos phi, ठीक है। तो एट यूनिटी पावर फैक्टर पे, है ना, एट यूनिटी पावर फैक्टर पे पावर क्या होगा, BIA। चूंकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है ना, तो अगर आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो पावर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। क्लियर, तो अगर मान लो कि हमें 2-3 डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर, चलिए इसको मैं ड्रॉ करूं। है ना, तो अगर सपोज करो फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, ये आपका यूनिटी यूपीएफ है, यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ। है ना, तो ये क्या है, आपका मिनिमम करंट है, IA1 मिनिमम, ये फॉर पावर P1 के लिए ग्राफ है। अगर मान लो कि आर्मेचर करंट अगर बढ़ता है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ये जो मान लो P2, ये क्या हो जाएगा, IA2 मिनिमम, है ना। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो इस तरह, ये क्या हो गया P2 के लिए। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, IA3 मिनिमम, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह हो जाएगा, P3। क्लियर ना, ओके। तो ये आ गया फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पावर, और ये ग्राफ ऑफ V कर्व फॉर आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट। क्लियर, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।